बच्चों, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, टेंस हम पढ़ रहे हैं और बहुत ही जो जीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं, जीरो से उसको, जीरो से क्या बोलते हैं उसको, समझ गए, जो एडवांस लेवल, जीरो लेवल से हम एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप ये देख रहे हो कि अपना जो ये एक्सरसाइज है, तो टुडे वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। आज बच्चों ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का एंड जो हम पढ़ रहे हैं, यानी लास्ट वाला टेंस बचा हमारे पास में कौन सा, एक तो फ्यूचर परफेक्ट। जैसा कि मैंने कहा टेंस नहीं होता है, लेकिन अपन बोलते हैं उसको फ्यूचर परफेक्ट भी है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। दोनों के बारे में बच्चों आप समझो। जैसे बच्चों एक एग्जांपल हमने आपको दिया कि आवर फ्रेंड्स माने हमारे दोस्त, उतारना भी है, विल हैव अराइव्ड, हमारे दोस्त क्या होगा, आकर पहुंच चुके होंगे। कब, बाई, बाई, ध्यान दो बच्चों, बाई है ना। और यहां दे दिया बच्चों पीएम टुडे, तो पीएम तो ठीक है, लेकिन यहां पर अपने को ये भी लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, कितने बजे। तो यहां कर दो आप, जैसे मान लो बच्चों आपने कर दिया, ये कर दिया 4 PM, क्या कर दिया, ये ऐसे कर दिया 4 PM। तो बच्चों इसमें ये बताया गया है कि आवर फ्रेंड्स विल हैव रीच्ड, यानी जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे दोस्त क्या कर चुके होंगे, आवर फ्रेंड्स विल हैव अराइव्ड या रीच्ड बाई 4 PM टुडे, माने आज जो है बच्चों वो 4 बजे तक पहुंच गए होंगे। तो ये जो PM है ना बच्चों, इसको प्राइम मिनिस्टर समझ जाएंगे अपने, थोड़ा गलत हो गया है, इसमें आप थोड़ा शुद्धियों लिखे इसे। देखो ये तो 4 है और P छोटा लिखो, M भी छोटा लिखो, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखो। अब बताओ क्या अर्थ हुआ, आवर फ्रेंड्स विल हैव अराइव्ड, यानी हमारे दोस्त आकर पहुंच गए होंगे बाई 4 PM। तो बच्चों इसको यूं नहीं समझना है, बाई 4 PM टुडे माने बाई 4 PM टुडे, यानी हमारे दोस्त बच्चों आज 4 बजे तक जो क्या हो चुके होंगे, वो आकर पहुंच चुके होंगे। क्या निष्कर्ष निकाला बच्चों आपने इसमें, देखना। अब आवर फ्रेंड्स की जगह आप कुछ भी कर दो, विल भी आएगा। ये अलग बात है कि आई और वी के साथ में विल के एवज में शेल आएगा, बाकी हेव तो अपनी जगह है, और उसके आगे आप देख रहे हो बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि यहां भी एक विशेषता जो भी समझाऊंगा आपको, पहले इधर देखिए आप एक बार, ये बच्चों सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो ये लिखो आप, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या बच्चों, विल हैव, तो आप यहां विल हैव या शैल हैव कर दो इसको, विल हैव आएगा और नहीं आएगा तो शैल हैव आएगा। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई है। उसके बाद बताओ ये क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो बच्चों इतना ही होने में तो, लेकिन इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें बच्चों बाई, क्या, जैसे बाई का प्रयोग या बाई द टाइम का प्रयोग, किसका, या बच्चों जैसे एक शब्द और आता है, जैसे इन 3 मंथ्स, इन 3 मंथ्स यानी होता है 3 महीने में। तो बच्चों इनका ही होता है, अभी 3 मंथ्स की जगह 3 ईयर्स भी आ सकता है, 3 वीक भी आ सकता है। तो बाई, बाई यानी क्या होता है बच्चों, तक होता है, दोबारा नहीं होता, जैसे बाई टुमारो, बाई संडे, बाई मंडे, ये हो गया बच्चों आपका बाई मंडे, यानी मंडे तक। और बाई द टाइम, बाय द टाइम का मतलब क्या होता है कि बाय द टाइम ही केम हियर, यानी जिस समय जब वो यहां आया तब तक। तो बाय द टाइम का मतलब होता है उस समय तक, ठीक है बच्चों, उस समय तक, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो ये जो मैंने इधर लिखे हैं बच्चों, ये तो क्लूज हैं। कौन से, अगर किसी वाक्य में बाई के बाद में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, किसी वाक्य में बाय द टाइम का प्रयोग हो रहा है, या किसी वाक्य में इन के बाद टाइम आ रहा है, इन, तो बच्चों आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उस वाक्य का टेंस जो है कौन सा हो सकता है। उस वाक्य का टेंस बच्चों फ्यूचर परफेक्ट, उस वाक्य में बच्चों आपको फ्यूचर परफेक्ट यानी विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बच्चों कभी कभी ये वर्ब पर डिपेंड करता है, कभी कभी क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट का नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। जैसे एक वेट वर्ब है, WAIT, वेट पे जरा इस वर्ब पे विचार करो, इस क्रिया की प्रकृति क्या है। आई विल हैव वेटेड, मैं प्रतीक्षा कर चुका हूंगा, आई विल हैव बीन वेटिंग, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूंगा। तो बच्चों ये देखो, ये वर्ब भी ऐसी है, इसकी नेचर, द नेचर ऑफ दिस वर्ब, अर्थात बच्चों ये जो क्रिया है ना, इसकी नेचर, या मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि ये क्रिया बच्चों किसमें ज्यादा अच्छी लगती है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ज्यादा अच्छी लगती है। अब आपको साहब कैसे पहचानेंगे, अरे बच्चों संवेदनशील बनो, बी सेंसिटिव। आप जानते हो मोटरसाइकिल जब चलाते हो, 10वीं क्लास में पढ़ते हो, तो तुम तो चलाते होंगे,
अब होता क्या है बच्चों जी, कौन सा गियर गाड़ी मांगती है तो इसको कोई पढ़ाता है क्या तुमको? वो आवाज जो उसके आधार पे आपको क्या पता चल जाता है कि ये कौन सा गियर मांग रही है, इसका गियर निकालना है, किसका गियर लगाना है, कोई पढ़ाता नहीं है। लेकिन क्या होता है, यू बिगिन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द साउंड। आप उस ध्वनि की भाषा को क्या करने लग जाते हो, समझने लग जाते हो, माने उस ध्वनि के प्रति आप सेंसिटिव हो जाते हो। तो मुझे बात दरअसल ये है एक क्रिया की प्रकृति। अब एक क्रिया और बताता हूं, जैसे विन, आप जानते हो विन क्या होता है, जीतना। अब एक बात बताओ, एक तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इसको जीत रहा हूं, एक है कि मैं इसको जीत चुका हूं, तो ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है चुका हूं। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, ये भी गलत नहीं है कि आई एम विनिंग द मैच, भले ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इस क्रिया की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में करना समीचीन जान पड़ता है। ये क्रिया ऐसी है, जैसे कंप्लीट है, आई एम कंप्लीटिंग द होमवर्क ये कहना ठीक नहीं है, और आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क ये कहना ज्यादा ठीक है। अब मैं गृह कार्य को पूरा कर रहा हूं, गलत तो ये भी नहीं, कौन गलत निकाल सकता है इसको। लेकिन बच्चों दो वाक्य बोल रहा हूं, आई एम कंप्लीटिंग द होमवर्क, और एक दे दिया आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। आपको मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने दिया आपको आई, और दे दिया ये ब्लैंक, और ब्रैकेट में दे दिया कंप्लीट, और आगे लिख दिया होमवर्क। अब आपसे कहा गया कि साहब इसको भरो। एक बच्चे ने कहा कि आई एम कंप्लीटिंग द होमवर्क, दूसरे ने कहा आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। तो बच्चों वाक्य तो दोनों शुद्ध हैं, लेकिन ये कंप्लीट वर्ब भी ऐसी है बच्चों, इसकी नेचर ही कुछ ऐसी है कि कंप्लीशन को दर्शाती है, ये परफेक्शन को दर्शाती है। इसलिए इस वाक्य में क्या करना पड़ेगा, आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क ज्यादा उचित आंसर, ज्यादा उचित उत्तर होगा, मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा, मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो बात समझ में आ गई। अब जरा बच्चों इस बात को समझो। आप ये समझ गए होंगे कि बच्चों क्या कि फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। जरा देखो बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, यही तो है ना। तो नीचे स्टार लगा के लिखना फ्यूचर परफेक्ट, ऊपर भी डाल सकते हो। तो फ्यूचर परफेक्ट बच्चों वो होता है जिसमें क्या होता है, जरा बताना, जिसमें विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट बच्चों वह होता है जिसमें विल हैव तथा शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उतारा आपने। फ्यूचर परफेक्ट बच्चों वह होता है जिसमें विल हैव या शैल हैव के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे आपने बोला कि अवर फ्रेंड्स विल हैव अराइव्ड बाय 4 PM टुडे। उसी तरीके से मैं कह सकता हूं आई शैल हैव फिनिश्ड माय बुक बाय टुमारो। तो बच्चों बाई क्या, ये देखो मंडे आ रहा है, बाई क्या टुमारो भी आ सकता है, तो बाई टुमारो को प्रयोग किया आपने। उसी तरीके से बच्चों मैं आपको कह सकता हूं कि इन 3 months यानी 3 महीनों में ही विल हैव रिटर्न 2 books, अर्थात 3 महीने के अंदर बच्चों कितनी किताबें लिख चुका होगा, वो 3 महीने के अंदर जो है 2 किताबें लिख चुका होगा। उसी तरीके से द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर विल हैव क्रॉस्ड, द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर विल हैव क्रॉस्ड 40 lakhs बाय 2015। तो भाई ये क्या लगा दिया हमने 2015। तो बच्चों 2015 तक है। अब मान लो आप 2025 तक करना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है कि इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों इतना सा है कि ये टेंस कुछ ऐसा है कि इसका प्रयोग आप ऐसे कार्य के लिए करते हो जो वर्तमान या भविष्य में शुरू होता है। ठीक है बच्चों, काम कभी शुरू होता है, वर्तमान या भविष्य में शुरू होता है, और फिर भविष्य में किसी दिए गए समय तक जो है पूरा हो चुकेगा। इसमें बच्चों आप देखो कि बाई या बाई द टाइम का प्रयोग जो है वो समय बताने के लिए इसमें किया जाता है। अब देखना, आपको टाइमलाइन दिखाता हूं। जैसे मान लो, जैसे बच्चों ये तो पास्ट है, निकल चुका है, ये पास्ट आ गया आपका, ये यहां से यहां तक चल रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो बच्चों ये वाला पार्ट है ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला कौन सा है जरा बताना, ये फ्यूचर है। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि जब मैं आपको कहता हूं कि आवर फ्रेंड्स विल हैव अराइव्ड, हमारे दोस्त आ चुके होंगे, है ना, और आइए बोला बाई 4 PM टुडे। तो ये वाक्य जो है बच्चों, ये जैसे मान लो चल पड़ी, तो इसमें बताया गया है कि यहां पर वाक्य कहां से स्टार्ट होता है। यहां कोई भी काम है बच्चों, ये प्रेजेंट के किसी भी बिंदु से, यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, कहीं से शुरू हो सकता है। ये हो सकता है कि यहां से ले लो, यहां से ले लो, कहीं से शुरू हो सकता है। लेकिन मैंने फ्यूचर में एक टाइम दे दिया आपको, फ्यूचर में एक टाइम दे दिया, जैसे अगला मंडे। तो बच्चों अगला मंडे अगर मैंने आपको टाइम दे दिया नेक्स्ट मंडे, तो बच्चों ये जो नेक्स्ट मंडे है ना, ये मैंने लक्ष्मण रेखा तय कर दी है। इस कार्य को चाहिए शुरू प्रेजेंट में, प्रेजेंट के भी किसी बिंदु से हो सकता है,
और ये शुरू फ्यूचर के भी किसी बिंदु से हो सकता है, लेकिन इस जगह आकर के इसको क्या हो जाना होगा, इस जगह आकर के बच्चों इस काम को समाप्त हो जाना होगा, इस जगह आकर के इस काम को समाप्त हो जाना होगा। इसीलिए बच्चों ये बात है कि इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो वर्तमान में, समझ गए, जो वर्तमान में शुरू होता है या भविष्य में शुरू होता है, लेकिन भविष्य में किसी दिए हुए समय तक इसका पूरा हो जाना क्या है, जरूरी होता है। पूरा हो जाना क्या होता है बच्चों, इसका पूरा हो जाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा, इस तरीके से आपने ये अच्छी तरह कहानी समझ में आई आपके कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कहानी क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कहानी बच्चों कुछ नहीं होती है, बहुत सरल है। जैसा कि आपको बताया, ये बातें ध्यान दो, ये जो बाई है ना बच्चों, बाई है, बाई द टाइम है और इन है, लेकिन बच्चों ये भी ध्यान दो कि बाई द टाइम और जो इन है, इनका प्रयोग होने पर आंख बंद करके आपको फ्यूचर परफेक्ट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे भी वाक्य बताऊंगा जिनमें इन्हीं एडवर्बियल्स का प्रयोग होगा, लेकिन उन वाक्यों का टेंस, लेकिन उन वाक्यों को आप किसमें नहीं लिखोगे, फ्यूचर परफेक्ट में नहीं लिखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखो। तो आपको यू विल हैव टू अप्लाई योर डिस्क्रेशन आल्सो, आपको अपना जो विवेक है बच्चों उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ऑलवेज के बारे में बताता रहता हूं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, वो मर गया लेकिन जब वो जिंदा था तो वो हमेशा सत्य बोलता था। तो बोलो, प्रेजेंट में भी चला गया, पास्ट में भी चला गया। और देखो, आई हैव ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ, मैंने सदा सच बोला, आज तक झूठ कभी बोला ही नहीं है। ही हैड ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ, वो सदा सच बोला था, कभी झूठ बोला ही नहीं था। तो बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, पास्ट परफेक्ट भी हो गया ना। फिर मैं आपको कहता हूं कि ये लड़का बड़ा खराब है। क्यों खराब है? बिकॉज इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स, ये हमेशा क्या करता रहता है, लड़कियों को तंग करता रहता है। तो बच्चों ये हमेशा लड़कियों को तंग करता रहता है, उसका खराब आशय है। तो जब वक्ता का आशय थोड़ा खराब हो, व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस सम बैड इंटेंशन, जब आप किसी का नापाक इरादा, मेरा बड़ा नापाक तो नहीं लेकिन थोड़ा खराब इरादा अगर आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो उस सेंस में बच्चों ऑलवेज का प्रयोग भी होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होता है। जैसे बच्चों की मेरी आदत है कि मैं हमेशा मेरी चाबियां भूलता रहता हूं, इधर डाल देता हूं, उधर डाल देता हूं, तो उसमें इसी तरीके से बोलोगे आप, आई एम ऑलवेज लॉजिंग माई कीज। मैं जब आता हूं, तैयार होता हूं, तो चाबी ठिकाने मुझे किसी दिन मिलती ही नहीं है, कभी इधर मिलती है, कभी उधर मिलती है, मैं अक्सर कड़ाचूक हो जाता हूं। तो ये बच्चों इस प्रकार मैं फला काम करता रहता हूँ, चाबियां भूलता रहता हूँ, वो लड़कियों को तंग करता रहता है, इस तरीके के में है ना, वो क्या है कि फालतू की बकवास करता रहता है ना, इस तरीके की बातें अपन करते हैं। वो जो कोई इधर टीचर स्टूडियो में कोई लेक्चर दे रहा है और वो उधर गेट के अंदर कांच है, कांच गेट में शीशा लगा हुआ है, तो बाहर में से घूर घूर के देखता रहता है। तो इस तरीके का उसका सामने वाले का आशय ठीक नहीं है, चूंकि सामने वाले का आशय ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे वाक्यों को आपको कौन से टेंस में कहना चाहिए, ऐसे वाक्यों को बच्चों आपको उसका किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए, उसको फ्यूचर परफेक्ट में फ्रेम करना चाहिए। बात बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। अब बच्चों आइए आप इसको जो है फ्यूचर परफेक्ट को काटिए, क्या लिखोगे जरा बताओ, लिखो एक बार, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या लिखो, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखो। तो बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या है, इस तरीके का आता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि मैन विल हैव बीन लिविंग इन स्पेस इन ए फ्यू 100 ईयर्स। बच्चों क्या बोला आपने कि मनुष्य कुछ आने वाले समय में क्या होगा, कहां पर रह रहा होगा, पृथ्वी को छोड़ करके कहते हैं बच्चों चांद के ऊपर प्लॉट कटेंगे, वहां पर कॉलोनी कटेगी और अलग अलग विहार, गोविंद विहार, फला विहार, लक्ष्मी विहार, है ना, कृष्णा विहार, ऐसे ऐसे विहार कहाँ होंगे, चांद पे होंगे। और चांद पर क्या है, सारे के सारे लोग जो है चल जाएंगे और वहीं जाकर के निवास करेंगे, क्योंकि इनके रहने के लिए क्या धरती छोटी पड़ रही है। इसलिए तो दिनकर ने बहुत पहले कहा ना कि रात यूं कहने लगा गगन का चांद मुझसे कि आज में भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाता आप यूं खुद और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। तो बच्चों मेरा एक सेंटेंस है, जरा ध्यान देना, इसको गौर करना बच्चों। द मैन, तत्व की बात समझाऊंगा मैं आपको, ऐसी तत्व की बात समझाऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। द मैन विल हैव बीन, द मैन विल हैव बीन लिविंग, द मैन विल हैव बीन लिविंग इन स्पेस, द मैन विल हैव बीन लिविंग इन स्पेस। ध्यान देना बच्चों, द मैन विल हैव बीन लिविंग इन स्पेस इन ए, ठीक है, इन ए फ्यू ईयर्स, इन ए फ्यू ईयर्स। अब मुझे बच्चों ये सेंटेंस, इसमें कुछ गलतियां, क्योंकि अपनी एक आदत है कि अपन जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो बच्चों उसमें क्या होता है, जनरली गलतियां पाई जाती है। गलतियां एक्चुअली इसलिए होती है मेरे से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरे होशियार बच्चे हैं, जो होशियार स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी गलतियां निकालने में समर्थ हैं।
है ना। तो ये बात है। तो बच्चों जरा सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे आप। सेंटेंस क्या बोला मैंने, मैन विल हैव बीन लिविंग इन स्पेस, मैन विल हैव बीन लिविंग इन स्पेस, है ना। और आगे क्या बोला है, इन ए फ्यू 100 years, इन ए फ्यू की जगह बच्चों अभी तो टाइम लगेगा, इसलिए फ्यू के आगे 100 और लगाओ, एक दो 100-200 साल तो लग ही जाएंगे, है ना। कम से कम उस दृश्य को देखने के लिए शायद हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना, इन ए फ्यू 100 years। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं बच्चों जो देखने के लिए हम जिंदा हैं और हमने देखे हैं। तो आप बताइए कि देखो, आप पहले इस सेंटेंस पे जरा गौर करो, गलतियों पे बाद में बात करेंगे। आप इस बात को देख रहे हो बच्चों, इस सेंटेंस में क्या है, मैन विल हैव बीन लिविंग, ये टाइम लाइन है बच्चों। अब मुझे ये नहीं पता कि उस आदमी ने रहना शुरू कब से किया है, माने इधर से किया है या इधर से किया है या इधर से किया है, लेकिन कह क्या रहा है कि मान लो फ्यूचर में कुछ एक साल, ठीक है, दिया हुआ इन ए फ्यू 100 years अगो, हालांकि ये निश्चित नहीं है पर एक समय बताया गया है कि उस समय तक क्या हो चुका होगा। द मैन विल हैव बीन लिविंग का मतलब इंसान क्या करेगा, इंसान बच्चों निवास कर रहा होगा, निवास कर रहा होगा बच्चों। बताओ ऑन आएगा कि इन आएगा, ध्यान दो, ऑन स्पेस नहीं बच्चों, इन स्पेस होता है। और एक रहस्य की बात सुनो, देखो ये है इन स्पेस, ठीक है। अब ये स्पेस को और क्या बोलते हैं, ध्यान देना बच्चों, इसको कहते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्स। और क्या बोलते हैं, कोसमोस। क्या बोलते हैं, कोसमोस। और क्या बोलते हैं, ब्लू अननोन। ब्लू अननोन यानी होता है नील गगन, अनंत नीला आकाश, ठीक है, नील निलय। हिंदी में अगर इसकी हिंदी करूं शुद्ध साहित्य के हिसाब से तो अनुवाद क्या होगा, नील निलय। और स्काई अपनी जगह है। और बच्चों एक शब्द और है जो आपने नहीं सुना होगा, फर्मामेंट, FIRMAMENT। अब बच्चों इतनी सारी बातें मैंने क्यों बताई, स्पेस का मतलब तो सब जानते हो, स्पेस यानी बच्चों अंतरिक्ष होता है। क्या होता है, अंतरिक्ष। अब बच्चों होता क्या है कि जब भी, और एक शब्द क्या होता है, खालिस्तानों की पूर्ति करो तो फिल इन द स्पेस, फिल इन द स्पेस प्रोवाइडेड, फिल इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी स्पेस जो खालिस्तान के लिए प्रोवाइड की गई है उसमें आपको भरना। तो बताओ द का प्रयोग हो रहा है ना, क्योंकि स्पेस की आगे क्या आ रहा है, द स्पेस दैट इज प्रोवाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, अर्थात वह स्पेस जो किसी खास उद्देश्य के लिए आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो तब तो द का प्रयोग होगा। लेकिन बच्चों इन स्पेस होता है, ध्यान दो, यहां पर द का प्रयोग करना मना है, द का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात बच्चों, यहां द का प्रयोग होगा इन द यूनिवर्स। तो बच्चों आप जानते हो, है ना, तो ये क्या कहते हैं, यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के पहले भी द का प्रयोग होता है, कॉस्मोस के पहले भी द का प्रयोग होता है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन स्काई, इन द स्काई, इन द स्काई, तो द का प्रयोग आप करते हो, इन सब के साथ आप द का प्रयोग करते हो। यूनिवर्स आ गया, कोस्मोस यानी ब्रह्मांड होता है, ब्लू अननोन माने नीले होता है, स्काई माने आकाश होता है, और फर्मामेंट माने भी आकाश होता है बच्चों। लेकिन आप जानते हो कि इन द स्पेस कहना गलत होता है और इन स्पेस कहना सही होता है। उसी तरीके से देखो, ऑन अर्थ ये बच्चों सही है, और ऑन द अर्थ ये गलत है। अब क्यों है तो है बच्चों, दरअसल क्या है कि ये इडियोमेटिक प्रयोग है, ये सूक्ति परक है, इसको आपको इसी रूप में याद करना पड़ेगा। उसी तरीके से बच्चों, ऑल डे सही होता है, ऑल द डे गलत होता है, ऑल नाइट सही होता है, ऑल द नाइट गलत होता है। बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे उसकी जिंदगी खतरे में, हिज लाइफ इज इन द डेंजर, ये भी गलत है, हिज लाइफ इज इन डेंजर। इन डेंजर बोलना चाहिए, इन द डेंजर नहीं बोलना चाहिए, इन ब्रीफ बोलना चाहिए, इन द ब्रीफ नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे। लेकिन बच्चों आपने इतना देख लिया होगा कि द मून विल हैव बीन लिविंग इन स्पेस इन ए फ्यू 100 years अगो। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
तो बच्चों देख रहे हो आप, अधूरी बात अपनी इसको पूरा करते हैं। तो आपने क्या देखा बच्चों, जो मोटी बात है यहां पर वो आपने क्या देखा, द मैन विल हैव बीन लिविंग का मतलब मनुष्य निवास कर रहा होगा, आईएनजी आ गई तो रहा होगा बुझ रहा है। और इन स्पेस का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष में, इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स होगा, इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स का मतलब आने वाले कुछ एक वर्षों में, आने वाले कुछ एक वर्षों में मनुष्य कहां पर निवास कर रहा होगा, आने वाले कुछ एक वर्षों में मनुष्य बच्चों कहां निवास कर रहा होगा, अंतरिक्ष में निवास कर रहा होगा। अब अंतरिक्ष में तो चांद है, चांद वांद उधर ही है, तो वहां निवास कर रहा होगा मनुष्य, है ना। अब बच्चों इस सेंटेंस के माध्यम से आप क्या क्या बातें सीखोगे, बहुत सारी बातें आपको सीखनी है, पूरा टेंस हो जाएगा इसी में। देखिए पहली बात तो आप जानते हैं इसका प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर इसका प्रयोग होता तो बच्चों बताओ क्या मैं कैपिटल एम का प्रयोग करता, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल एम लगाया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ क्या नहीं आएगा, या द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों, जरा ध्यान दो, ये है मैन, क्या है, और यह है वुमन, ये दोनों ऐसे शब्द हैं बच्चों जब इनका प्रयोग किया जाता है वाइडर कॉन्टेक्स्ट में। क्या बोला, जरा शब्द को गौर से देखो, मैन और वुमेन दो ऐसे शब्द हैं व्हेन दे आर यूज्ड इन वाइडर कॉन्टेक्स्ट। मैन और वुमेन बच्चों दो ऐसे शब्द हैं कि जब इनका प्रयोग किया जाता है वाइडर कॉन्टेक्स्ट, यानी क्या होता है, व्यापक संदर्भों में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो बच्चों क्या नहीं होता, तो इनके पहले द का प्रयोग करना सख्त मना होता है। क्योंकि यहां मैंने बच्चों, आप बताओ, मैं एक आदमी की तो बात कर नहीं रहा हूं, मैं तो पूरी जाति की बात कर रहा हूं, पूरी जाति की बात कर रहा हूं, यही वाइडर कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। व्हेन यू नॉट टॉक, व्हेन यू नॉट टॉक, व्हेन यू डू नॉट टॉक, या व्हेन यू नॉट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, जब आप किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करके आप किस तरीके से बात करते हो, आप जो है जेनरिक सेंस में बात करते हो। कौन से सेंस में बात करते हो, जेनरिक सेंस में, अर्थात उसकी पूरी जेनरिक और स्पेसिफिक। तो जेनरिक सेंस में जब बात करते हो, ये भी कह सकते हो बच्चों कि जब इन दोनों शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाए, जरा देखो शब्दांतर और कुछ नहीं है, जेनरिक सेंस। When man and woman, when these words are used in generic sense का मतलब जब इसका प्रयोग किया जाए समष्टिगत अर्थ में, अर्थात पूरी जाति के लिए, तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन पर्टिकुलर के लिए होगा तो, जैसे द मैन, द वुमन इन ग्रीन साड़ी, विशेष औरत, द वुमन इन ग्रीन साड़ी इज द मैनेजर ऑफ द टीम। इस टीम की मैनेजर वह औरत है जो ग्रीन साड़ी पहने हुए है। उसी तरीके से द मैन इन ब्लैक शर्ट इज माई कजन, काली शर्ट जो पहना हुआ है वो आदमी कौन है, वो मेरा कजन है। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि मैन और वुमेन शब्द का प्रयोग जब व्यापक संदर्भों में किया जाता है तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना सख्त मना। आर्टिकल का नियम समझ में आ गया। अब बच्चों इस सेंटेंस को पढ़िए, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, जरा ये भी समझो, बहुत आसान बात है। आपने बच्चों ये निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी वाक्य में क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा। क्या आएगा बच्चों, अगर किसी वाक्य में विल हैव बीन आएगा या फिर शैल हैव बीन आएगा तो क्या होगा जरा बताना। अगर किसी वाक्य में विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा और उसके साथ क्या होगा, और उसके साथ बच्चों क्या होगा जरा बताना, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, तो ऐसे वाक्य को क्या माना जाएगा, ऐसे वाक्य को फ्यूचर, ध्यान दो, ऐसे वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाएगा। ऐसा वाक्य जिसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ वर्ब की क्या आनी चाहिए बच्चों, विल हैव बीन या शैल हैव बीन के बाद अगर वर्ब की क्या आनी चाहिए, फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसमें बच्चों कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप घबराओ, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसका बच्चों आप ये देखो कि खास तौर पे इस टेंस का प्रयोग आप कहां करते हैं, तो दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। ये टेंस जो है बच्चों ये क्या करता है, किसी एक्शन के ड्यूरेशन को बताता है अप टू अ पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, माने भविष्य में क्या होता है बच्चों। इसका प्रयोग ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो क्या होता है, भूत भविष्य या वर्तमान काल में, पता नहीं कब शुरू हुआ था, भूत में हुआ था कि भविष्य में हुआ था कि वर्तमान में हुआ था, शुरू का अपने को पता नहीं है। लेकिन बच्चों ये भविष्य में समय की एक अवधि तक अंशतः पूर्ण हो जाता है, पूरा पूर्ण नहीं होता लेकिन आगे जारी रहता है, अंशतः पूर्ण हो जाता है और आगे भी जारी रहता है।
तो इस प्रकार की स्थिति में आप इसका प्रयोग करते हो। अब जैसे बच्चों मैं आपको कहता हूं जी ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिज वाइफ, ठीक है, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिज वाइफ फॉर 4 hours at 3 o'clock tomorrow, तो उसमें भी यही बात बनेगी। कैसे, जरा एक बार फ्रेम करके देखते हैं। मैं आपको कहता हूं जी कल वह अपनी पत्नी का क्या कर रहा होगा, हैं? कल वह अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा होगा। कैसे, देखो ही विल हैव बीन, क्या बोला आपने, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब बच्चों इसमें वेटेड का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो वेट क्रिया है ना, इसका नेचर ही कुछ ऐसा है कि कंटिन्यूस में प्रयोग होता है ज्यादा इसका। तो ही विल हैव बीन वेटिंग, क्या बोला मैंने, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिज वाइफ, वह अपनी वाइफ का वेट कर रहा होगा फॉर कितने घंटे से कर रहा होगा बच्चों, 4 तो गलत लिख दिया आपने, FOR आना चाहिए था, तो ये आ गया 4। अब लिख दिया आपने FOUR, 4 hours, 4 घंटों से कर रहा होगा, है ना। और बच्चों आज क्या है, एट दिस टाइम, माने इस वक्त कर रहा होगा, एट दिस टाइम, और आज नहीं टुमारो कर रहा होगा। अब बताओ बच्चों इस वाक्य में जरा गौर फरमाओ, इस वाक्य का जो नेचर है उसको समझने की कोशिश करो। आप ये सेंटेंस में बच्चों ये लिखा हुआ है कि ही विल हैव बीन, क्या लिखा, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिज वाइफ फॉर 4 hours, है ना। तो बच्चों आप ये भी कर सकते हो कि एट 3 o'clock टुमारो या एट दिस टाइम टुमारो। यहां पर बच्चों जैसे एट दिस टाइम भी किया जा सकता है, एट 3 o'clock कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, अब अपने क्या समझ, देखो आपने क्या देखा, विल हैव बीन का प्रयोग हो रहा है। आइए वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ING आ रही है, और आइए क्या आ रहा है जरा बताना, आइए इसमें क्या आ रहा है, फॉर हिज वाइफ, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बच्चों सिंस या फॉर के बाद में क्या आ रहा है, सभी अवधि आ रहा है। ये चूंकि आगे वाला सेंटेंस था बच्चों, तो इसमें इन ए फ्यू 100 years का प्रयोग हुआ, या सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं हुआ था। तो फॉर hours और ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बच्चों एक जैसे ही हैं। तो आपने क्या देखा कि ये वाक्य बच्चों चाहे यहां शुरू हुआ हो, यहां पर किसी बिंदु विशेष पर, यहां पर किसी बिंदु विशेष पर शुरू हुआ हो, ये पता नहीं है, या बच्चों हो सकता है कि यहां से शुरू हुआ हो, लेकिन ये अपने को पता नहीं है। लेकिन ये पक्का पता है कि यहां तक आते आते ये क्या हो जाएगा, अंश तक पूरा हो जाएगा। अंश तक का मतलब होता है पार्शियली कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये आगे भी क्या रहेगा, जारी रहेगा। इस तरीके का सेंस बच्चों समेटता है अपने आप में, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, इसलिए बच्चों आप इसको क्या बोलते हैं जरा बताना, इसको आप बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की खास बात समझ में आ गई है। अब बच्चों सिंस या फॉर के बारे में आपको तो मैंने मोटी मोटी बात बता दी थी, कब आता है सिंस और कब आता है फॉर, एक बार इस पर भी आप जरा गौर फरमा लो। होता क्या है बच्चों कि जैसे मैं आपको कहता हूं कि साहब ये आदमी सोमवार से मंगलवार से कोई काम करेगा, कर रहा होगा, तो इसमें 2-3 बातें हैं। टेंस के बारे में कोई 1-2, सिंस या फॉर के बारे में थोड़ा आपको विशेष तरीके से समझा देता हूं। यूं तो हम इतना ही कह के अपना काम खत्म कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जरा बताना बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो सिंस आता है, ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम आता है तो फॉर आता है। लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता कि क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या है पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसा ये आपको बताया बच्चों, वार, बजे, सन, ये गलत लगेगा, तारीख, आए, वार बजे सन तारीख आए, फॉर छोड़कर सिंस लगाए। पहली बात ये है, कैसे, सोमवार से, सिंस मंडे, सिंस 3 o'clock, सिंस 1947, सिंस 2 October। दूसरी बात, अगर बच्चों कोई भी वाक्य है उसके शुरू में हिंदी में क्या आ रहा है जरा बताना, पिछला, क्या आ रहा है बच्चों, पिछला, ये आ रहा है गत, ये आ रहा है विगत। तो बताओ अंग्रेजी में क्या करोगे, पिछला, गत या विगत आ रहा है तो बच्चों अंग्रेजी में आप उसके लिए लास्ट या पास्ट शब्द का प्रयोग करोगे, और अगर ऐसा है तो सिंस आएगा। क्या आएगा, जैसे मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूं तो 4 आएगा। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours, लेकिन मैं पिछले 4 घंटों से काम कर रहा हूं तो निश्चित माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसा कि मान लो अभी 12 बज रहे हैं, तो 4 घंटे पहले क्या टाइम होगा जिसका अपने को पता है ना। तो बच्चों यहां कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक समस्या और हो जाती है कि जैसे मान लो ये लास्ट है ना, तो बच्चों यहां क्या आ जाता है, द लास्ट, क्या आ जाता है, द लास्ट या पास्ट। अब बताओ अब क्या होगा, अब 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों जब मैं आपको कहता हूं कि मैं उन पिछले 2 घंटों से काम कर रहा हूं, अब गड़बड़ कर दी ना आपने, उन पिछले 2 घंटों से, देखा मतलब क्या होता, दोज, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दोज लास्ट 3 hours,
तो बच्चों यहां पर द का मतलब होता है दोज, उन पिछले 4 घंटों से। अब वो पिछले 4 घंटे कौन से की बात कर रहे हो आप? जो जस्ट अभी से पीछे वाले हैं, या सुबह के हैं, या शाम के हैं, या ये 10 दिन पहले के हैं, या ये 10 साल पहले के हैं। कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि ऐसा है इसलिए बच्चों यहां पर किसका होगा? सिंस का प्रयोग नहीं होगा, फॉर का प्रयोग होगा। बात समझ आ गई है? और इसका अनुवाद वही होता है। इसके अलावा देखो बच्चों, अपना जीवन होता है ना, उसकी कुछ अवस्थाएं होती है। जीवन की क्या होती है? अवस्थाएं, स्टेजेस। कौन कौन सी होती है जरा देखो। जैसे बच्चों मैंने कहा जी साहब मैं तो बचपन से ही, बचपन क्या होता है? तो सिंस चाइल्डहुड होगा ना, बचपन सिंस। तो बच्चों चाइल्डहुड यानी क्या होता है? बचपन एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था है। और इससे पहले एक अवस्था और होती है इन्फेंसी। ये क्या होती है? ये होती है बच्चों शैशव। शैशवावस्था नहीं, शैशवावस्था लोग गलत बोलते हैं, शैशवावस्था शब्द गलत है, क्योंकि शिशु का मतलब, शिशु से क्या बनेगा? शैशव। अब शिशु को बोलते हैं शिशुता, और शिशुता का मतलब शैशव। दोबारा अगर समझ में नहीं आ रहा समझो, सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य। क्या सौंदर्यता बोलते हुए आपने किसी को सुना है? सौंदर्यता नहीं होता ना। उसी तरीके से बच्चों क्या होता है कि आपको क्या बोलना चाहिए? शिशु, शिशुता और शैशव। फिर शैशव की अवस्था लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि शैशव का मतलब ही अवस्था ही होता है, वो अनावश्यक शब्द है। हालांकि मनोविज्ञानिक किताबों में सब यही लिखा होता है। अब आप जानते हो जी, फिर क्या करें, अपन तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना। तो जीवन है, अवस्थाएं, और जीवन की अवस्थाएं, चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, बच्चों बताया, शैशव बताया। एक उम्र होती है एडोलेसेंस। ध्यान दो बच्चों, एडोलेसेंस ये क्या है? ये बच्चों किशोरावस्था को बोलते हैं, इसे किशोर्य भी कहते हैं, किशोर्य। लेकिन किशोर्य के आगे फिर किशोरी अवस्था लगाना गलत माना जाएगा। जैसे सौंदर्यता, ये गलत होता है, ठीक है। एनीहाउ, तो ये बच्चों मैं जीवन की अवस्थाएं बता रहा हूं। एक यूथ होता है, यूथ के बच्चों 2 मीनिंग होते हैं। एक तो यूथ का मतलब युवा वर्ग होता है, और एक यूथ का मतलब जवानी होता है, जवानी, ठीक है। जवानी, जवानी जानते हो, सन 57 में चमक उठी, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो बच्चों को तो काफी जवानी थी, है ना। तो ये यूथ है, इसको यौवन भी कहते हैं। और आगे वाला देखो, जीवन की अवस्थाएं आ गई। अब जीवन की अवस्थाओं की आइए बच्चों, और कौन सी अवस्थाएं होती है? एक होता है बच्चों, देखो एक शब्द है अब, जब, कब। देखो वैन और नाउ, और क्या होता है? देन। आ गई समझ में? लगाओ सिंस वैन, सिंस नाउ, सिंस देन। पक्का है? आएगा तो आएगा। और एक शब्द देखो जरा, छठा क्या है बच्चों? जैसे आपने कह दिया सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से ही, बिगिनिंग। और इसके लिए एक शब्द और आता है इंसेप्शन, INCEPTION। इंसेप्शन का मतलब भी शुरुआत होता है, ठीक है। और बच्चों दिन की अवस्था भी देखो आप। दिन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? जैसे मान लो मैंने कहा नहीं साहब, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, दोपहर से लेके रात तक। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा जरा देखना। सातवां क्या है? जैसे मान लो सिंस मॉर्निंग। क्या बोला बच्चों आपने? तो मॉर्निंग क्या है? एक अवस्था, दिन की अवस्था है, तो मॉर्निंग ही क्यों बच्चों? और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं डॉन, ये डॉन हो गया बच्चों। और हो सकता है डस्क, ये गोधूली हो गई। नून, ठीक है। और क्या हो सकता है? आफ्टरनून भी होता है, इवनिंग, है। तो ये दिन के रूप हैं। तो बच्चों ये पॉइंट ऑफ टाइम माने जाते हैं, निश्चित माने जाते हैं। और इनके पहले आपको क्या लगाना चाहिए? इनसे पहले आपके ये लगाना चाहिए, ठीक है, सिंस लगाना चाहिए। 8वां बच्चों इंपॉर्टेंट, अगर किसी वाक्य में देखो क्या आ रहा है, इधर देखना, कोई क्लोज आ रहा है या कोई फ्रेज आ रहा है, और इसके पहले आपको लगाना है क्या? सिंस या फॉर। तो बच्चों हमेशा सिंस आएगा, फॉर कभी नहीं आएगा। जैसे आई हैव नॉट सीन सोफिया सिंस शी वेंट टू स्विट्जरलैंड। मैंने सोफिया को नहीं देखा कब से, जब जी वो स्विट्जरलैंड गई है। तो बच्चों शी वेंट टू स्विट्जरलैंड इज ए क्लॉज। चूंकि ये क्लॉज है, दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए फाइनाइट वर्ब। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है, दैट्स व्हाई इट शैल बी कॉल्ड टू बी ए क्लॉज। इसलिए बच्चों इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्लोज कहा जाएगा। और क्लोज को निश्चित मानते हुए इसका ये फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि सिंस का प्रयोग किया जाएगा। आगे बात समझ में? सिंस देयर डिपार्चर, उनके जब से डिपार्चर हुए हैं तो सिंस का प्रयोग किया मैंने, फॉर का प्रयोग कहां किया? देयर डिपार्चर, ये क्या है? ये बच्चों फ्रेज की श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा कि टेंस का जो हमारा चैप्टर है, इसका बच्चों हमने उजीर्ण कर दिया है, इसका पटाक्षेप कर दिया है, और अब जो है क्या कहते हैं, यवनी का गिरती है। और बच्चों ये टॉपिक आपको हमने बहुत अच्छे समझाया। इससे इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और बच्चों आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।